सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय का पेपर जो आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप यूपी बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के या किसी और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, और सत्र आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2024 और 25। जीव विज्ञान विषय का पेपर है और कक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है 12। पूर्णांक आपका ये 70 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर आपका 70 नंबर का लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। समय दे रखा आपको 3 घंटे 15 मिनट का है, और यहाँ पर क्या रखा है, प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, रेखांकित चित्रों को भी दर्शाना है, और प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको उनके अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखे हैं बहुविकल्प प्रश्न। तो बहुविकल्प प्रश्न आपको कौन कौन से दे रखे हैं, इनके हम बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, यहाँ लिख रखा है कि सही विकल्प के सामने आपको सही विकल्प का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पुष्प के अंदर आपका कौन सा नर जनन अंग होता है। तो वो होता है आपका पुमंग। जो पुमंग होता है वो आपका नर जनन अंग होता है। जायंग आपका मादा जनन तंत्र होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या रखा, पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कौन करता है। तो संतान जो नई पैदा होने वाली है उसका जो लिंग निर्धारण करता है वो होता है आपका पिता के लिंग गुण सूत्र थे, इसको लिंग गुण सूत्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन नंबर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो होता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, यानी कि दोनों में होता है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखो जेनेटिक का मतलब होता है कि किसी जनक के लक्षण अगर आपको उसकी संतान में लाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक को बोलते हैं आनुवांशिक। आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो आपके चिकित्सा में भी देखे जाते हैं और कृषि के क्षेत्र में, दोनों में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तो वो समझा जाता है आपका पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में लगभग 6000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, यानी कि पश्चिमी घाट में आपको अनेक प्रकार की जातियां देखने के लिए मिलती हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके आपको 1-1 नंबर के हैं। तो यहाँ क्या रखा है आपका, पहला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टन एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके 47, और टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके 45। तो इनके अंदर क्या करना है, केवल गुणसूत्रों की संख्या ही लिखनी है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 6, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, 1-1 नंबर के हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये। अगला क्वेश्चन आपको आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके वो 2-2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को हमें स्पष्ट करना है। जो पक्षियों के अंदर आपका लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर होता है लिंग गुणसूत्र XY, इसी प्रकार
पक्षियों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि जेड, जेड, डब्ल्यू जेड, मतलब इस तरह के अनेक प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए कुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित हमें चित्र बनाना है। तो डीएनए का आपका जो फिगर बनता है वो बनता है आपका, जो डीएनए की संरचना है वो द्विकुंडलीय संरचना है। इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ये आपकी क्या है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना है। और डीएनए जो होता है वो उसके अंदर 4 क्षार होते हैं, 4 क्षार होते हैं। कौन कौन से क्षार होते हैं, तो इसके अंदर आपको एक तो मिलता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के इसके अंदर क्षार होते हैं, ATGC। ये हो जाएगा आपका AT और ये हो जाएगा आपका GC। तो A से हो जाएगा आपका एडिनिन, T से हो जाएगा थाइमिन, G से हो जाएगा ग्वानिन और C से हो जाएगा आपका साइटोसिन। अगर हम इस ATGC, अगर हम इसके साइटोसिन की जगह लगा देते हैं यूरेसिल, अगर हम यहाँ पर C की जगह लगा देंगे U यानी कि यूरेसिल लगा देंगे, तो वो बन जाएगा आपका RNA। तो डीएनए में और जो आरएनए में होता है केवल एक क्षार का अंतर होता है, और जो आरएनए की संरचना होती है वो केवल एक कुंडली होती है, मतलब केवल एक साइड में होती है। इस तरह से जो डीएनए की संरचना होती है वो आपकी द्विकुंडलीय होती है। ये होती है डीएनए की संरचना। तो ये हो जाएगा आपका डीएनए और ये हो जाएगा आपका आरएनए। तो डीएनए में आरएनए में केवल आपका यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल होता है और इसके अंदर क्या होता है आपका साइटोसिन होता है। तो अब हम समझते हैं डीएनए और आरएनए में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाए हैं। ये जो आपका फिगर है पहला वाला वो डीएनए का है और ये जो आपका फिगर है वो आरएनए का है। तो डीएनए में आप देख सकते हैं इसकी जो संरचना है वो द्विकुंडलीय होती है और डीएनए का जो प्रारूप बनाया था वो वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। तो इसके अंदर आपके 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। 4 प्रकार के क्षार होते हैं। अगर अब हम क्या करें, इस साइटोसिन के स्थान पर आपका यूरेसिल यानी कि यू लगा देते हैं, तो वो आपका बन जाएगा आरएनए। और आरएनए की संरचना होती है वो एक कुंडली होती है, यानी इसमें केवल एक साइड में होता है, दोनों साइड में नहीं होता। और ये जो आपका डीएनए का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरक्षा क्या होता है। तो प्रतिरक्षा को बोलते हैं एंटी, मतलब हमारे शरीर की क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को हमें स्पष्ट किस प्रकार से करेंगे ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। और ये भी आपके क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो 2-2 नंबर के हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके लघु त्रिप्रश्न। तो लघु त्रिप्रश्न जो आपको वो 3-3 नंबर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। अब देखो ये क्यों सही नहीं है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं शुरू में लिखा हुआ आपका नर। तो नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके XY, और जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो आपके होते हैं 46 यानी कि 23 जोड़ी। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आते हैं आपके XY, और मादा के अंदर होते हैं आपके केवल XX गुणसूत्र। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो लिंग गुणसूत्र हैं यहाँ पर होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आपकी आधी आधी। यहाँ पर आपका X अलग हो जाएगा और Y यहाँ पर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से मादा में आपके क्या है, दोनों एक जैसे हैं, X और X। अगर नर का X लिंग गुणसूत्र मादा के X लिंग गुणसूत्र से जाकर मिलता है तो पैदा होती है आपकी जो बच्चा पैदा होगा, नई संतान उत्पन्न होगी, वो एक मादा होगी यानी कि एक लड़की होगी। अगर आपका लिंग गुणसूत्र Y मिलता है आपका X वाले पद से तो बनता है आपका XY, जिससे आपकी जो नई संतान उत्पन्न होगी तो वो जो होगी आपकी एक लड़का होगी। तो इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि फीमेल के अंदर दोनों ही गुणसूत्र क्या है, समान है। तो इसमें जो नई संतान उत्पन्न होने वाली है उसमें मादा का कोई दोष नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, नर के अंदर आपके होते हैं 2 अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर आपका X वाला लिंग गुणसूत्र मिलता है X वाले से, क्योंकि देखो मादा के बाद तो दोनों XX है,
तो मादा तो केवल आपके दो ही लिंग गुणसूत्र रहेगी, एक्स और एक्स। अगर नर का लिंग गुणसूत्र एक्स अगर एक्स से जाके मिलेगा तो जो नई संतान उत्पन्न होगी वो एक मादा होगी, यानी कि एक लड़की होगी। अगर आपका नर का जो वाई गुणसूत्र है वो मिलता है मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से तो बनता है आपका एक्स वाई, यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो एक लड़का होगी या एक नर होगी। तो जो नई संतान उत्पन्न होनी है उसका जो लिंग निर्धारण होता है वो नर के गुणसूत्रों पे होता है, यानी कि जो नई संतान उत्पन्न होने वाली है उसका जो लिंग निर्धारण करता है वो उसका पिता करता है, यानी कि नर करता है, उसमें मादा का कोई दोष नहीं होता। तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या रखा है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की हमें व्याख्या करनी है। अब हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने क्या कहा था, आनुवांशिकता के नियम के बारे में बताया था, और इसने मेंडल ने क्या करता, मटर के पौधे पर आपका अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे के 7 लक्षणों को लेकर इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बताया था। तो मेंडल के नियम के आपके 3 नियम हैं। पहला नियम होता है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है आपका स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो 3 प्रकार के इसने नियम दिए थे। तो हमसे क्या रखा क्वेश्चन में कि उदाहरण लेकर आपको मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है। तो इसको हम एग्जाम में किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने आप एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कैपिटल टी बने हुए हैं ये लंबे पौधे के लिए हैं, और जो स्मॉल टी बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, बोने पौधे के हैं। अगर हम लंबे पौधे का संकरण कराते हैं बोने पौधे के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे भी हम मेल के अंदर होता है, मतलब मनुष्य के अंदर होता है, वैसे ही पौधे के अंदर क्या करा उन्होंने, मेंडल ने संकरण कराया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। अगर ये टी वाला पद कैपिटल टी स्मॉल टी से बनेगा तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो कहलाता है वो कहलाता है आपका संकर लंबे पौधे। अगर हम लंबे पौधे का संकरण कराते हैं बोने पौधे के साथ तो जो पहली पीढ़ी बनेगी, अब देखो यहाँ पर 4 कंडीशन बनेगी। अब जगह थोड़ी कम है तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 कंडीशन बना दी है, क्योंकि जो पहला वाला टी है इसने इस वाले से क्रॉस किया, ये इससे भी क्रॉस करेगा, ऐसी ये वाले टी इस वाले से भी करेगा और इस वाले से करेगा, यानी दोनों से क्रॉस करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 4 कंडीशन बनती हैं। तो मैंने केवल आपको यहाँ 2 कंडीशन दिखा रखी हैं, यानी कि चारों जगह आपका स्मॉल टी कैपिटल ही बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो पहली पीढ़ी में आपके जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो होंगे आपके संकर लंबे पौधे के, क्योंकि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है ये होता है आपका संकर लंबा पौधा, इसको हम संकर लंबे पौधे बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जब लंबे पौधे का संकरण कराया बोने पौधे के साथ तो पहली पीढ़ी F1 में हमें जितने भी पौधे प्राप्त हुए, यानी कि 4 टाइप के पौधे हमको प्राप्त होंगे, वो सभी क्या होंगे, संकर लंबे पौधे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबे पौधे ने पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन बोने पौधे ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। लेकिन बोने पौधे के, यानी कि बोने पौधे के जो लक्षण हैं वो नहीं प्रकट होंगे। जो बोने पौधे का अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का दोबारा से अगर हम करते हैं क्रॉस तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ मिलेंगे शुद्ध लंबे पौधे, कुछ मिलेंगे शुद्ध बोने पौधे, और यहाँ पर मतलब एक तो मिलेगा आपको लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, एक मिलेगा आपको शुद्ध बोना पौधा, और 2 मिलेंगे आपको संकर लंबे पौधे। तो ऐसा नहीं कर हम लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे के साथ कराते हैं तो बोने पौधे के लक्षण उस पेड़ के अंदर नहीं होंगे या पौधे के अंदर नहीं होगा, तो उसको हम बोल लेंगे प्रभाविता का नियम। क्योंकि पहली पीढ़ी के अंदर केवल लंबा पौधा ही अपने लक्षण को प्रकट करता है, बोना पौधा अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता, उसके जो लक्षण होते हैं वो छिपे रहते हैं। वो जब हम पहली पीढ़ी का दोबारा से स्वयं परागण की क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर उसके लक्षण को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम को दर्शाया था। क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है, डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति में सेमी कंजेटिव के रूप में
कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी हमें व्याख्या करनी है। अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये आपके हैं 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित हमें चित्र बनाकर समझाना है। आगे क्या रखा आपका, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। अगला कैसा रखा है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, वैल्यू वायरसिस क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, निम्नलिखित पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है पीसीआर क्या होता है, इसको हमें समझाना है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, इसको हमें समझाना है। तो इन दोनों पे क्या करनी है, इसमें टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है 6 नंबर पर, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में आपका क्या उपयोग होता है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण हमें बताना है। आगे आपको क्वेश्चन रखा है 6 नंबर पर कि निम्नलिखित में क्या करना हमें अंतर स्पष्ट करना है। उत्पादन एवं अपघटन किसे कहते हैं, और परजीविता और सहभोजिता क्या होता है। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मनुष्य के नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। या इसके अथवा आपको क्वेश्चन दे रखा है, पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वो इसी के आपको अथवा में दे रखा है कि जैव विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कालों के होकर पादपों के विकास का सचित्र हमें वर्णन करना है। इससे अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, पादपों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है। जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। इसके अथवा का क्वेश्चन दे रखा है, किस भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं, यह बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है 5-5 नंबर के हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है आपका वो यूपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।